नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की उन्नत खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक लाभ। आंवला का नया बाग लगाने से पहले और लगाते समय जरूरी बातें। नील हरित शैवाल धान की फसल के लिए है बहुत उपयोगी। मक्का कई तरह की होती है। दाना वाली मक्का, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न मक्का, जिनकी अलग अलग किस्में भी होती हैं। आज हम स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मक्का की खेती के बारे में जानेंगे। इसकी खेती करके आप अच्छी आय कमा सकते हैं। साल के दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इनकी कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और इसकी बुआई किस तरीके से करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर हरीशचंद्र सिंह। आज मैं आप लोगों को खरीफ के मौसम में विशेष प्रकार की मक्का की खेती के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार की मक्के की खेती करने से आप अपनी आमदनी आशातीत रूप से बढ़ा सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इसकी बाज़ार भी अपने प्रदेश में है और देश में है बाज़ार, इसलिए आप इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मक्के की खेती आज किसानों के लिए अधिक फायदे की खेती बन गई है, क्योंकि मक्के का दाना उत्पादन वाली प्रजातियों के अलावा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मक्के की भी खेती अब किसान करने लगे हैं। जो पहली मक्का होती है उसको शिशु मक्का बोलते हैं या बेबी कॉर्न बोलते हैं, शिशु मक्का या बेबी कॉर्न कहते हैं। इस प्रकार की मक्का की खेती हम प्रदेश के कई भाग जो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े बड़े जिला केंद्र हैं, उनके आसपास की एरिया, पेरी अर्बन एरिया में हम खेती इसकी कर सकते हैं और इसके शिशु मक्का को बेच करके हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। शिशु मक्का वह मक्का होती है कि से उसमें वो सिल निकलने लगता है, उसी समय उसको तोड़ लिया जाता है और वह उसको हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद में प्रयोग करते हैं तथा साथ ही साथ इसको विभिन्न होटलों में सप्लाई करके या मॉल्स में सप्लाई करके हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दो प्रजातियां भी हैं शिशु मक्का की, एक है HM4 और दूसरी प्रजाति हमारी आजाद कमल है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की गोल्डन बेबी भी है। कम लागत में अच्छे लाभ के लिए बेबी कॉर्न की खेती एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बेबी कॉर्न की पैदावार को पूरे साल में 3 से 4 बार लिया जा सकता है। रेस्टोरेंट और होटलों में अच्छी खासी डिमांड होने के चलते इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। यदि 1 हेक्टेयर भूमि में बेबी कॉर्न की खेती का मॉडल समझा जाए तो इससे साल भर में 3 से 4 लाख रुपए की इनकम आसानी से की जा सकती है, जबकि एक बार में लागत 10 से 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की आती है। इसके अलावा दूसरी मक्का जो होती है उसको बोलते हैं हरी मक्का या मीठी मक्का। इसका हरा भुट्टा खाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रिया और माधुरी प्रजातियां हैं। इनके हरे भुट्टे खेती करके आप आशातीत लाभ कमा सकते हैं। इसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। स्वीट कॉर्न मक्का को सेक कर या उबाल कर खाया जाता है। इससे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग होने के कारण डिब्बा बंदी करके निर्यात भी किया जा रहा है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में ही तोड़कर उपयोग किया जाता है। स्वीट कॉर्न की खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है। ये फसल कम समय में तैयार हो जाती है। जहाँ तक उपज की बात है तो एक पौधे में 1 भुट्टा लगता है और 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या लगभग 80,000 होती है। ऐसे में किसानों को 80,000 भुट्टों की उपज मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी खेती करने में क्या सावधानियां रखी जाती हैं। तो पहला होता है खेत का चुनाव किया जाता है। खेत के चुनाव के बाद अच्छी तरह से तैयार करके पलेवा करके मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल को शुरू के 35 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, जिसके लिए बुआई के बाद तथा बीजों के जमाव से पहले एट्राजीन खरपतवार नाशी का छिड़काव करें।
शिशु मक्का की खेती में विशेष तौर एक सावधानी रखी जाती है, जैसे उसके अंदर जीरा निकलना शुरू होता है, उस जीरा को हम ऊपर से तोड़ देते हैं। क्योंकि जीरा तोड़ने से उसके अंदर जो है परागण नहीं हो पाता है और जो शिशु मक्का का उत्पाद है वो खराब नहीं होता है। साथ ही साथ इससे जब हम पहला भुट्टा तोड़ेंगे दूसरा भुट्टा भी निकल जाता है और इस तरह से हम 2 या 3 भुट्टे शिशु भुट्टे तोड़ सकते हैं और इससे हमारी आमदनी प्राप्त कर सकता, इससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ का जो डंठल बचता, हरा डंठल बचता, उसको चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न की अगर बात करें तो इसके भुट्टों की तुड़ाई दुधिया अवस्था में होने पर ही कर लें। तुड़ाई में देरी करने पर मिठास और गुणवत्ता कम होने लगती है। अतः तुड़ाई की उचित अवस्था की पहचान के लिए भुट्टे के ऊपरी छिलके को हटाएं और नाखून से दानों को दबाएं। अगर दानों में से पानी की फौहार निकले तो समझ लें कि भुट्टा तुड़ाई योग्य तैयार है और तुड़ाई की यह अवस्था मंजर आने के 18 से 20 दिन बाद आता है। अगर कोई समस्या हो तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या अपना उस व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9450 13 12 09। इसके अलावा CSA की वेबसाइट पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। धन्यवाद। आंवला की बागबानी सामान्य भूमि के अलावा ऊसर भूमि पर भी की जा सकती है और ये समय बागबानी के लिए अच्छा है। इस समय रोपाई करने से पौधे जल्दी लग जाते हैं, लेकिन इसका बाग लगाने से पहले कई तकनीकी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि इन बागों से आगे चलकर अच्छी फलत ली जा सके। तो आइए आंवले की बागबानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली के डॉक्टर RPS रघुवंशी से। तो ख़ास तौर से मैं जो बागवान लोग हैं उनको मैं इस समय अगर आंवले के बगीचे तैयार करना है तो मुख्य रूप से 4-5 विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे कि मिट्टी की जो है किस प्रकार की मिट्टी है, उसकी किस्म क्या है। आंवले की बागवानी बलुआई और चिकनी मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। आंवले की बागवानी के लिए बलुआई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अगर आपकी भूमि ऊसर है जिसका pH मानक 6.5 से 9.5 के बीच है, वहां भी इसकी बागवानी कर सकते हैं। तो हमें अगर जो गड्ढा है उसका उपचारित करके और हम फिर पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पौधा मरेगा नहीं। तो इसमें जो है जैसे दीमक लगने की संभावना ज़्यादा होती है बरसात के महीने में, तो आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद भी देखिए कि कभी कभी किसान भाई जो है कच्चा गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें दीमक की संभावना बढ़ जाती है। तो पके हुए गोबर की खाद और ठंडा हो जाए उसके बाद हम जो ऊपर की मिट्टी है उसमें लगभग प्रति गड्ढा प्रति पौधा 15 किलो गोबर की खाद होना चाहिए। उसको सड़ी हुई गोबर की खाद को मिला करके करीब 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटास, इसको हम पौधा लगाते समय जरूर हम मिट्टी में डालें तो निश्चित रूप से पौधे का बढ़वार विकास अच्छी प्रकार से होगा। अब ये रह गई बात कि पौध का किस्म कौन सा होना चाहिए। तो आंवले में प्रमुख रूप से हमारे जो है नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद का ये प्रजाति है, जैसे नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 10 है, नरेंद्र 5 है। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 ये अच्छी प्रजाति है और काफ़ी उपयुक्त है अपने उत्तर प्रदेश और भारत के लिए, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, इसके मुरब्बे भी बन सकते हैं। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 और चकैया ये 3 प्रजाति प्रमुख रूप से है जिनको हम पौधरोपण कर सकते हैं। अक्सर आंवले के पेड़ पर फल न आने की समस्या रहती है, जिसका कारण होता है पेड़ का बांझ होना। अगर हम बाग में केवल एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं तो बहुत कम फलन या बिल्कुल ही फलन नहीं होता है। इसलिए कई इकाई क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक किस्मों का रोपण करें। आप चाहे जो भी किस्म लगाएं, उनके साथ नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7 और नरेंद्र आंवला 10 इत्यादि किस्मों से किसी एक किस्म का चुनाव जरूर करें। इसमें मादा फूलों की तादाद 4 से 10 तक हर टहनी पर पाई जाती है। अगर आप केवल वाराणसी, चकैया और हाथी किस्म के ही पेड़ एक साथ लगाएंगे तो वहां फल नहीं लगने की समस्या आएगी। इसलिए आप किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान दें।
बागवानों से हमको ये मेरा अनुरोध है कि आप जब भी ये आंवले का पौधा लेना है तो आप एक प्रमाणित संस्था से इसका पौधा लें। जैसे आपको किसी कृषि विश्वविद्यालय से ले, कृषि विज्ञान केंद्र से ले, या जो प्राइवेट संस्था है जो प्रमाणित हो, ये इसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो प्रमाणित होती है, तो वहाँ से आप जो है आंवले के पौधा लें। तो पौधा लेने के बाद जो है इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ से हम पौधा लेते हैं वो पौधा तुरंत गड्ढे से निकाल करके और तुरंत अगर आपको ले आना है तो आप जहाँ जिस संस्था से पौधा लेना है तो उनको आप बता दें कि आप पौधा निकाल कर रखे रहे। जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उन्हीं पौधों को आप लेके आवें, अन्यथा जो है पौधे के जो है उसमें मरने की जो प्रतिशत होता है बढ़ जाता है। तो और जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उनको आप लेके आवें। उसके बाद हम जो है अपने आंवले के पौधे को जिस गड्ढे में हमको लगाना है वहाँ पर हम लगावें। और जब पौधा आप लगाते हैं तो उस समय जो है पौधा लगाते समय आपको देखें कि जो पिंड होता है पौधे का वो ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पिंड नीचे कर दें और पौधा के जो तना होता है वो गड्ढे में चला जाए। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका पौधे का जो पिंड होता है वो दिखाई पड़े। उसके बाद चारों तरफ से मिट्टी भर करके और अच्छी प्रकार से दबा दें। इस प्रकार से मिट्टी दबा दें कि उसके नीचे जो है कोई भी एयर न रह जाए। एकदम एयर टाइट जो है उसको दबा दें, पैर से दबा दें, हाथ से दबा दें, किसी लकड़ी से दबा दें, पर गड्ढे को दबा देंगे तो उसमें एयर नहीं रहेगा। और दबाने के बाद जो है फिर उसमें पानी दे दें। और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि पौधा लगाते समय जो है ये शाम के टाइम जो है पौधा लगावें और उसके बाद उसमें पानी दे दें, तो ये आपका पौधा पूरी तरफ से सुरक्षित और बचाव रहेगा और इसको अच्छा विकसित होगा। नील हरित शैवाल, जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये जैविक एक खाद है जो नाइट्रोजन का सस्ता और सुलभ विकल्प है, जो धान की फसल में न सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति करता है बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो आइए नील हरित शैवाल कल्चर तैयार करने की विधि और फसल में इस्तेमाल के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोंटवा आजमगढ़ के डॉक्टर रणधीर नायक से। सम्मानित किसान भाइयों, आज आपको हम ये नील हरित शैवाल जैव उर्वरक उत्पादन एवं प्रयोग की विधि बताना चाहते हैं, जो कि आपकी खरीफ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है और नाइट्रोजन का एक प्राकृतिक स्रोत है। धान की फसल में किसान हजारों रुपए खर्च करके नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए यूरिया डालता है, जो इंसान व वातावरण दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। जबकि किसान 150 से 200 रुपए खर्च करके नील हरित शैवाल का प्रयोग कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है। किसान भाई अपने घरों में काई वाली खाद नील हरित शैवाल का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं और इसे धान की फसल में डालकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। देखें कि इसको हिंदी में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक कहते हैं, भोजपुरी में इसको काई वाली खाद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ये ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इसको किसान भाई अपने घरों पर बहुत ही आसानी से, और जब भीषण गर्मी का समय होता है, अप्रैल, मई और जून का महीना, उस महीने में इसको अपने घरों पर कहीं भी इसको बना सकते हैं। इसमें देखें दोस्तों कि यह काई अपने उत्तर प्रदेश में 1600 प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जंगली काइयाँ होती हैं। उन्हीं काइयों में से 7-8 प्रकार की काई, जिनका नाम है नास्टाक, एनाबेना, टोलिपोथ्रिक्स, काइलोथ्रिक्स, साइटोनेमा, इनको इकट्ठा करके इनकी खासियत यह है इन काइयों की कि यह वायुमंडल में पाए जाने वाले 78% ये नाइट्रोजन को आपके मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं और आपके धान के फसलों को खास करके उपलब्ध कराते हैं। अब बताते हैं आपको प्रयोग विधि के बारे में। इसका प्रयोग मुख्य तौर पे दोस्तों सबसे बढ़िया होता है कि धान की फसल में किया जाए। धान की फसल में डालने के लिए धान की बैठवारी के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद यदि आप उसमें ये खरपतवार नाशी दवा डालते हैं तो दवा डालने के 4 दिनों के बाद, या दवा नहीं डालते हैं तो बैठवारी के तुरंत बाद यह 3 किलोग्राम प्रति बीघा या 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपनी बैठाई हुई धान की फसल में इसको जो है बिखेर दें। होता क्या है कि काई के खेत में जो भी आप उर्वरक दिए हैं, पानी रहता है, उसका वातावरण ये काई के विकास के लिए पूर्णतः जो है सुलभ है, अच्छा है, और उसमें काई धीरे धीरे जब पूजों के बीच में, धान के पूजों के बीच में आसानी से फैल जाती है।
इसके फ़ायदे देखें दोस्तों क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आपके धान के पूंजों के बीच में काई की एक मोटी सी परत छा जाती है तो जो सीजनल खरपतवार होते हैं, सेवई डोरा वगैरह, इनका जो है लगभग 50% इनका कंट्रोल हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण फ़ायदा इसका ये है कि यह पानी का उड़ाव आपके खेत से कम होता है, लिहाजा आप कम पानी में भी अच्छी फसल लेने में सक्षम होते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा है कि यह 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके खेत में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत करता है, या यूरिया के सेंस में बात की जाए तो कम से कम 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की भी बचत होती है। कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने स्वयं इसके तरह तरह के जो है ट्रायल करवाए हैं, परीक्षण करवाए हैं। इसमें ये पाया गया है कि जहाँ भी नाइट्रोजन की रासायनिक नाइट्रोजन की मात्रा कम करके या प्राकृतिक नाइट्रोजन का स्रोत जो हम दे रहे हैं नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक के रूप में, जिन जिन खेतों में इसका प्रयोग किया गया था वहाँ सफ़ेद बाली या जो धान में स्टेम बोरर लगता, तनावेधक लगता है, उसका भी प्रकोप नहीं के बराबर पाया गया। तो किसान भाई अपने घरों पर आज जो प्राकृतिक वातावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अपने घरों पर मात्र 150 से 200 रुपया एक सीजन में, हर गर्मी में जो है अप्रैल मई जून के महीने में खर्च करके अपने घरों पर ज़्यादा से ज़्यादा ये नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक का उत्पादन करें तथा अपने खेतों में डाल करके अधिकाधिक लाभ उठाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सागरपाली बलिया के संजय श्रीवास्तव ने। आपने दुधारू पशुओं में परजीवियों के निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो बाह्य परजीवी एवं अंतः परजीवी की समस्या सबसे अधिक है। तो अंतः परजीवी जो होते हैं वो पेट के अंदर, मतलब शरीर के अंदर, पशु के शरीर के अंदर रहते हैं। खासकर बरसात के समय में उसको पैखाना जो होता है वो समय समय पर देखेंगे पतला होती रहेगी एवं कभी कभी कड़ा भी हो जाती है। आपके पशु को भूख कम लगेगी। आपके पशु की उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, जितनी दूध देनी चाहिए उतना दूध नहीं देगी। आपको ये लगेगा कि हम इतना खाना खिला रहे हैं अपने पशु को, लेकिन फिर भी ये दूध उतनी नहीं दे रही है। और वो कृमि इतना हानिकारक होता है कि जो भी खुराक आप पशु को खिला रहे हैं वो खुराक भी वो कीड़े खा जाते हैं, कृमि खा जाते हैं। उसके साथ साथ पशु के शरीर में जो खून होता है उसको भी वो चूसते रहती है। तो ये सबसे बचाव के लिए पशुपालक भाई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साल में कृमि की दवा जो आती है वो साल में कम से कम 3 बार यानी 4-4 महीने के अंतर पर अपने पशु को ज़रूर देते रहें। और इसके लिए फिक्स दवा होती है जो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एल्बेंडाजोल कंपोजिशन, फेनबेंडाजोल कंपोजिशन, ऑक्सीक्लोजानाइड, इसी तरह बहुत सारे कंपोजिशन की दवा होती है। वो साल में कम से कम 3 बार अपने पशु को ज़रूर दें। इसके बाद पशुपालक भाई इससे भी बेहतरीन बहुत मुश्किल वाली समस्या जो है वो बाह्य परजीवी की, जो आजकल आप लोग देखते हो कि हमेशा समय समय पर आपके जानवर के पर चमोकन आ जाते हैं। चमोकन है वो आपके पशु के शरीर से हमेशा खून चूसते रहती है। एक चमोकन होती है, दूसरा जो चमड़ी के अंदर भी कृमि होते हैं जिसके कारण आपका पशु खुजलाते रहेगा, चमड़ी, बाल झड़ जाएंगे उसके बाद खुजलाते खुजलाते खून भी आने लगती है और घाव भी हो जाती है। ये दोनों परजीवी बाह्य परजीवी होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसके लिए आपको हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है। सजग रहने का मतलब सबसे पहला चीज़ तो आपको ये करना है कि आपके फार्म की सफाई अच्छी रहनी चाहिए। अपने पशु को डेली रगड़ रगड़ कर कम से कम 1 बार ज़रूर स्नान करवाएं। तो लगाने वाली दवा जो आती है उसका तो सभी लोग को पास अच्छी जानकारी है। अभी अमित राज कंपोजिशन की जो दवा आती है उसका उपयोग आप लोग करें, जिसका कि 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोलकर आपको पशु के शरीर में लगानी है। इसको लगाने के तरीके भी अलग होते हैं। सबसे पहले आप पशु को नहला देंगे, नहला देने के बाद उसका पानी थोड़ा कपड़े से पोंछ दें या हाथ से झाड़ दें। उसके बाद जो दवा का घोल बनाए हैं उसको पशु के शरीर पे लगा दें। लगा देने के बाद उसको 2 घंटे तक उसका मुंह बांध कर रखना है ताकि वो
उसको चाटे नहीं। 2 घंटे के बाद जब वो दवा सूख जाएगी तब पशु को छोड़ देना है, उस दिन स्नान नहीं करवानी है। पशुपालक भाई यही गलती करते हैं, उसके बाद ही तुरंत स्नान करवा देते हैं। ये नहीं करवानी है, उसको कल होकर आप क्या करेंगे, फिर से उसको खेत में ले जाएंगे, वहाँ पर उसके बाद जाकर अपने पशु को नहला दीजिए। लेकिन बीच बीच में 15-15 दिन के अंतर पर या 1 महीना के अंतर पर जिस तरह से आपके फार्म में फैल रहे हैं उसके आधार पर आप 1-1 महीना पर कम से कम उस दवा का फार्म में ही छिड़काव करते रहेंगे, फार्म की सफाई करते रहेंगे, तो आप बाह्य परजीवी से बच सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।